वेलकम क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू केमिस्ट्री बायोलॉजी सर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के 2 वीडियोस देखे थे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके स्ट्रेट देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की 3rd वीडियो की, जो कि है मॉलिक्यूलरिटी का ऑपरेशन। मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी? तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज में कोई भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। क्या? विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेकिंग पार्ट इन कौन सी रिएक्शन में? तो एलिमेंट्री रिएक्शन में। बहुत ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या रिएक्शन होती है? तो ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, which must collide to bring about a chemical reaction, which must collide in order to bring a chemical reaction। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यानी ये क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड कोई भी हो सकते हैं, जो पार्ट करते हैं किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कैसी? ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एक सदस्य स्टेप जिसमें लगते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो आपस में कोलाइड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या है? एक थ्योरेटिकल वैल्यू। कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको हम? जैसे कि अगर हम इक्वेशन लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया CaCO3 gives out CaO plus CO। ठीक है, एक इक्वेशन में लिखी, तो इसमें कितने मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या होगी? तो मॉलिक्यूलरिटी होगी 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इसकी 1 होगी। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2HBr की H2 plus Br2 की, जो डिसोसिएट हो रहा है क्या बना रहा है? H2 plus Br2 बना रहा है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे HBr के 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन हम लिखें कि NO plus O2 gives out 2NO। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे NO के नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 1, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन सभी रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हमारी, जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी का सम जितना भी हो वही क्या होती है? हमारी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे पता करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी पता करने के लिए जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो भी स्टेप हमारा सबसे स्लो रेट से हो रहा है, वही हमारी क्या हो जाती है? उसी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डिसोसिएशन ऑफ H2O2 है, द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन अल्कलाइन मीडियम में। अगर इसकी हम लोग बात करें, ठीक है, क्या बनाता है? ठीक है, क्या बनाता है? H2O plus O2। तो ये आपको दिखाया कि रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई, बट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप जो होता है उसमें आपका जो H2O2 होता है, ठीक है, वो रेट करता है माइनस से, क्या बना लेता है? H2O plus IO माइनस। ठीक है, H2 एक ऑक्सीजन निकल जाता है, माइनस बन जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में जो H2O2 है वो रेट करता है हमारा इस इंटरमीडिएट IO माइनस से, और हमारा बना देता है H2O plus O2। ठीक है, H2O plus O2 क्या बचा? I। इन रिएक्शन को हम ओवरऑल ऐड करके हमको ये रिएक्शन मिलती है। इस रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है? ये जो है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप। तो इसी रिएक्शन की जो सबसे स्लो रेट से हो रही है, उसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या कहलाती है? ठीक है, उस रिएक्शन की जो स्पीशीज है इनके नंबर क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पता करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन तो सिंपल, जितने भी नंबर पार्टिसिपेट करें उसको आप काउंट करके ऐड कर दीजिए, वो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ऐसी रिएक्शन जो
बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है, तो उसमें सबसे स्लो रेट से हो रहा है, उसी की नंबर ऑफ स्पीशीज क्या कहलाती है, हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में? तो पहली बात, पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, जो आपको बताई। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज कोई भी हो सकता है, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और किस कौन से रिएक्शन में? एलिमेंट्री रिएक्शन में, जो आपस में टकराते हैं किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, वो होती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या होती है? तो ऑर्डर को हम बात करते हैं, तो ऑर्डर क्या होगी हमारी? तो जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उस रेट एक्सप्रेशन में जो भी हमारी पावर होती है कंसंट्रेशन का, उसी का सिंपली ऐड कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ये थ्योरेटिकल, पहले डेफिनेशन आपने लिख दिया, ठीक है, डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, डिफाइन कर दिया आपने इसको, दोनों को, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को आपने डिफाइन कर दिया। फिर क्या लिखता है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू है ये? थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी आप इसको देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आप जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता सकते, जो कि सेम भी हो सकता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, और डिफर भी हो सकता है। तीसरी बात, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है हमारी? मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, जबकि जो ऑर्डर होता है वो जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर। जैसे कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे हमने बताया था कि CH3COO C2H5, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, यहाँ से परमाणु को तोड़ दीजिए, HOH जोड़ दीजिए, क्या बन जाता है? CH3COOH प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन को हम लोग देखें, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो 2 आती है, क्योंकि 2 स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन इसका जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है? सिर्फ 1 ही आता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन में डिपेंड करता है, वाटर कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, बट ऑर्डर 1 होगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो बहुत पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। किस तरह से हम लोग रेट इक्वेशन को डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इसके लिए हम अलग अलग ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन, मतलब हम क्या करते हैं? इंटीग्रल फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे भी केमिकल रिएक्शन का वो होता है हमारा इंटीग्रल। पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? तो ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहती है ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के पावर 0 पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी इसमें जो रेट होता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन जो भी है, मान लीजिए रिएक्टेंट के लिए R, उसकी पावर 0 पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई रिएक्शन लिख लेते हैं जनरल, जैसे हमने कहा कोई भी रिएक्टेंट है R को कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट कैसे निकालेंगे? भी हमने कहा कि रेट क्या होगा? ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 0 के प्रोपोर्शन होता है। जब भी आप साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं। रेट क्या होता है? हमने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाले तो माइनस साइन, ठीक है, dr by dt इक्वल टू k, ये कांस्टेंट है, और r की पावर नॉट। किसी भी पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है, यानी ये क्या हो जाएगा? सिर्फ k, k into 1 यानी k। फिर इसको 10 लेते यानी कितना आ गया? dr upon dt इक्वल टू k। इसको इधर भेज दीजिए, माइनस साइन को भी इधर भेज दीजिए और dt को भी इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा? dr इक्वल टू माइनस k into dt। एक क्वेश्चन हमारी 1 होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं? दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या? ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा?
डी आर, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इक्वल टू माइनस के डी टी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप जानते हैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन अपोजिट फिनोमेना है तो बचेगा क्या, आर बचेगा खाली, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ठीक है, माइनस के, किसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, dt का करेंगे। फिर दोनों अपोजिट हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो क्या बचेगा, माइनस के इंटू टी, dt का डी। यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा फॉर्म क्या बना, हमारा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इक्वेशन 2, ठीक है। आगे आप क्या है, अगर हम क्या करते हैं तब ऐड, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं कि हम रिलेशन अभी प्रोसीड नहीं की, स्टार्ट ही करें, यानी एट t इक्वल टू 0, जब क्या हमारा टाइम 0 है, रिलेशन में प्रोसीड नहीं करी है, उस कंडीशन में r किसके इक्वल होगा, r जो इक्वल होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो इक्वल होगा वो r0 के होगा। तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ठीक है, आप क्या पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड इसमें पुट कर दीजिए, क्या आएगा, ठीक है, r नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू टी की वैल्यू क्या है, 0 प्लस आई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, यानी r नॉट किसकी इक्वल आ गया, i की, इक्वेशन थर्ड हो गई। तो i की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन 2 में आप पुट कर दीजिए, ठीक है, यानी पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, 2 में पुट कर दीजिए, क्या आएगा, r इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस r नॉट, ठीक है, ऐसा समझ में आया। आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, के टी माइनस साइन इसको इधर भेजा तो क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, इसको हम इधर भेजते हैं तो क्या जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, r नॉट माइनस, ठीक है, इसको इधर ले आया पॉजिटिव, इसको इधर ले गया, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक। तो k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा r नॉट माइनस r अपॉन t। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारे जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ओके। आगे बात करें इसकी वैल्यू में हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालें, कुछ एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो एक कुछ रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, जैसे डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, अगर हम अमोनिया को डिसोसिएट करें, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, ठीक है, प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अगर हम प्लैटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन होता है। ये किस ऑर्डर को फॉलो करता है, ये ऑर्डर को फॉलो करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, क्योंकि ये अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्शन किसका एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके लिए हम हाफ लाइफ टाइम की पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ये क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक, हाफ लाइफ टाइम पीरियड नाम से कह रहे हैं हाफ लाइफ टाइम, मतलब ठीक है, ऐसा टाइम जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट हाफ रह जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड बोलते हैं, ओके। तो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ को बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग हाफ टाइम पीरियड लिख सकते हैं, जब हाफ लाइफ टाइम होगा यानी एट टी इक्वल टू टी हाफ, यानी जब हाफ लाइफ टाइम पीरियड होगा उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस कंसंट्रेशन का आधा रह जाएगा, ये तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड जिसमें जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो इनिशियल का जस्ट हाफ रह जाता है, वही तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है। इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए रेट कांस्टेंट में, तो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू r नॉट माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा लिखने पर r नॉट अपॉन 2 अपॉन क्या, t हाफ, वन में से हाफ गया, कितना बचेगा, हाफ बचेगा, यानी r नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ, टी हाफ को इधर ले जाएगी, टी को इधर ले आएगी, तो क्या बन जाएगा, टी हाफ इक्वल टू r नॉट अपॉन 2t। दिस एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ठीक है, तो आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है, जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो डिपेंड करता है हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन पे। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया आपके, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेईई का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। क्यों कहें कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ टाइम पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हाफ टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये आपसे बहुत पूछा गया है कि हम लोग कंसंट्रेशन को आधा कर दें, हाफ कर दें या डबल कर दें तो क्या हो जाएगा रिएक्शन का रेट। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके एग्जांपल, इसका इक्वेशन और हाफ टाइम पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर की, बात हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो आपके कोर्स में सिर्फ जीरो फर्स्ट ऑर्डर ही है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके लिए हाफ टाइम पीरियड और टेंपरेचर डिपेंडेंस, ठीक है। इसका खत्म हो जाएगा तो एक पार्ट आपका और आएगा, पार्ट 4। अभी के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।